हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, तो आज के हम इस वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। और हम लोग ने इस पार्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो समझते हैं। केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शन में पता है कि जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करके ना जब कोई नया प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो दोस्तों सुनिए, तो केमिकल रिएक्शन जो होता है ना वो 5 टाइप्स का होता है। पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा हमारा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम लोग आज के इस पार्ट में तो हम लोग ट्राई करेंगे दो रिएक्शंस को पढ़ने के लिए, क्योंकि दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पहला रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक वैसा रिएक्शन होता है कि जिसमें जब दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे MgO, मैग्नीशियम, क्या दोस्तों ये वाला रिएक्शन Mg+O इट गिव्स MgO, है ना। तो यानी वैसा रिएक्शन जिसमें कि दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए, सच a reaction with single product is formed with 2 or more reactants is called combination reaction। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें कि दो से अधिक रिएक्टेंट के हेल्प से जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, समझते हैं। आपको करना क्या है ना दोस्तों, कि आपको ना एक केमिकल कंपाउंड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का जनरली नाम होता है क्यूकलाइन। क्या होता है जनरली नाम? क्यूकलाइन। देखिए, तो इस क्यूकलाइन में ना आपको वाटर ऐड करना है। अब हुआ क्या कि जैसे आप वाटर ऐड करेंगे तो आप कुछ मिनट बाद देखेंगे, है ना, कि ये वाटर के साथ अच्छे तरीके से एकदम खतरनाक तरीके से रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हीट उत्पन्न करेगा। यानी जब ये रिएक्शन होगा तो कुछ देर बाद ये जो बीकर है ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट उत्पन्न होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का जनरल नेम क्या है, क्यूकलाइन, और CaOH होल ट्वाइस का जनरल नाम है स्लेक लाइम। तो याद कर लीजिएगा। देखिए, कभी कभी क्या कहते हैं ना कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम है, तो इसको हम लोग क्यूकलाइम भी कहते हैं और अनस्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, अनस्लेक्ड लाइम ये है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दो रिएक्टेंट्स है जो कि रिएक्शन करके एक सिंगल क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे दोस्तों, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब होता क्या है ना दोस्तों, ये जो CaOH होल ट्वाइस है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो केमिकल नाम है, ये ना एज ए वाइट वॉशिंग का इस्तेमाल करता है। आप लोग घर में पुट्टी जो कि दीवारों में लगाया जाता है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये एज ए यूज होता है वाइट वॉशिंग में और ये दीवार में लगाया जाता है। अब जैसे भी उसको दीवार में लगाते हैं ना, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है, और ये रिएक्ट करने के बाद इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट में। यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया CO2 के साथ, जो कि एयर में प्रेजेंट था, और क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, शाइनी होता है, इसलिए हम लोग दीवार चमकने लगता है। नहीं देखो पुट्टी ये सब तो चमकदार होता है, तो इसी चलते। तो यही क्या है, एक वाइट वॉशिंग है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, तो वाइट वॉशिंग बनता कैसे है कि जब CaO यानी क्यूकलाइम में रिएक्शन करवाता है H2O के साथ और वो स्लेक लाइम बनाता है, और ये जब ये स्लेक लाइम को हम लोग दीवार में लगाते हैं तो ये दीवार में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और ये क्या होता है, दीवार में चमकता है, साइन करता है। तो यही चीज़ क्या होता है, एज ए
शाइनी फिनिश और टू दी वॉल, यही क्या कहलाता है, ये वाइट वॉशिंग कहलाता है, ठीक है। और इसको होने के लिए कम से कम आफ्टर 2 से 3 दिन लगता है कि वो शाइन करे अच्छे से चमकदार रहे, उसमें कुछ समय लगता है। तो ये हो गया वाइट वॉशिंग, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपके क्वेश्चन में आ जाएगा ना कि केमिकल कंपाउंड है एक्स, ठीक है, और वो वाइट वॉशिंग है, और बताइए तो वो क्या चीज़ है, तो वो CaO है, क्योंकि COA से ही क्या बन रहा है, CaO से ही CaOH बन रहा है ना, OH, और ये रिएक्टर एसिडिटी के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है जो कि साइन करता है। यही पूरा प्रोसेस क्या है, एज ए वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग कहाँ से होता है, CaO से, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ और एग्जांपल्स हम लोग जानते हैं। देखिए जैसे कि ये देखिए फिजिकल स्टेट यहाँ पे लिखा है, जैसे कि कार्बन रिएक्शन किया किसके साथ, O2 के साथ, और क्या बनाया, CO2 कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 2 रिएक्टेंट थे, रिएक्शन करके H2O बनाए, यानी वाटर बनाया, तो ये एक हो गए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर जब एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए, तो ये चीज यहाँ पे हो गया। अब ये जितने भी जो रिएक्शंस होते हैं ना, है ना, अब ये हीट प्रोड्यूस करे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये रिएक्शंस था, इसने यहाँ पे हीट प्रोड्यूस किया। तो वैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कोई भी वैसा रिएक्शन जो कि रिएक्ट करके एज ए हीट प्रोड्यूस करे, देखिए यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना। यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होगा, ये देखिए ये भी एनर्जी हीट का एक रूप है, हीट एक एनर्जी होती है, एनर्जी है ना। तो वैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि हीट को प्रोड्यूस करे, है ना, मैंने क्या बताया, वैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि हीट को प्रोड्यूस करे, तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कौन से रिएक्शन कहते हैं दोस्तों, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जो कि प्रोडक्ट बनने के साथ हीट भी प्रोड्यूस हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब जैसे कुछ इसका और एग्जाम्पल है, जैसे कि अदर एग्जाम्पल इसका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे कि नेचुरल गैस है मीथेन, CH4, इसका नाम मीथेन है दोस्तों, ये इसको याद कर लीजिएगा, मीथेन, ठीक है। अब जैसे ही एक मीथेन है, इसको हमने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, और हीट देकर इसको आग जलाएंगे, इसमें थोड़ा सा हीट देंगे इसको बाहर से, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा CO2 प्लस वाटर, है ना। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। इन दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे ना, अलग से हीट नहीं देंगे, सॉरी, जब इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो CO2 बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो जो वाटर बनेगा ना, वो वेपर के रूप में उड़ जाएगा, वेपर्स के रूप में उड़ेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें गर्मी होगा, तब नहीं वाटर वेपर्स के रूप में उड़ रहा है। तो इस टाइप का ये किसी से एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है दोस्तों। एक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसको आप बारे में जानते हो, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एक चैप्टर लाइव प्रोसेस, ठीक है। और लाइव प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें एक चीज़ था कार्बोहाइड्रेट, जिसे बोलते हैं ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज टूटता है, वो कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, है ना, और वो ग्लूकोज हमारे पूरे शरीर में जाता है और हमारे शरीर को एज ए एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो उसमें एनर्जी बन रहा है। तो हीट भी तो एक प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी भी एक तरीके का, उसमें ऊष्मा होगा, उसमें गर्मी होगा। तो वह चीज़ कह रहा है कि जब ग्लूकोज टूटता है, तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए, तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि कोई केमिकल कंपाउंड हीट भी दे और वो टूट जाए, यहाँ पे ध्यान देख दे, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है। तो जब ऑक्सीजन की हेल्प से रिएक्शन होता है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो ग्लूकोज है ये टूट के अलग अलग सिंपलर वंस में टूट गया, जैसे कि CO2 में टूट गया, H2 में टूट गया और एनर्जी बना, यानी ये ग्लूकोज टूटा। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि कोई भी केमिकल कंपाउंड टूट के छोटे छोटे सिंपलर वंस में टूट जाए, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ, तो मतलब वैसा रिएक्शन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी केमिकल कंपाउंड टूट के वो कंपाउंड टूट के दूसरा छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड से बदल जाते हैं, सिंपलर वंस में टूट जाते हैं, तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक टूट के सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाए, तो उस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एक एक्टिविटी है दोस्तों, यहाँ पे एक्टिविटी को समझते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पे आपको देखना ध्यान देना है। जैसे कि एक है फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, इसको कहते हैं FeSO4 FeSO4। अब ये जो फेरस सल्फेट है ना, हमने इसको क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में इसको हीट किया, ठीक है, पानी नहीं डाला, बस हीट किया, ड्राई हीट किया, ड्राई बॉयल किया। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ना दोस्तों, तो आप देखिएगा कि ये जो फेरस सल्फेट है, इसको हम जैसे हमने हीट किए तो ये टूट गया। यानी क्या किया, जैसे हमने इसको हीट किया है ना, इसको हीट किया अलग से, तो क्या बना Fe2O3 SO2 और SO3, यानी ये टूट गया। यानी एक रिएक्टेंट जो होता है सिंपलर वंस में टूट गया था, यानी कौन सा रिएक्शन हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक चीज याद करने की ये जरूरत है ना दोस्तों, कि जब ये रिएक्शन नहीं करता है ना, जब ये रिएक्शन नहीं करता है तो ये एज ए ग्रीन कलर में होता है, कौन? फेरस सल्फेट। और जब ये रिएक्शन कर देता है तो ये व्हाइट कलर का एक केमिकल कंपाउंड बना। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट भूलिएगा नहीं, ये ऐसे इंपॉर्टेंट। तो एक ही एक्टिविटी हो गया, उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ टर्म्स लिखा गया, जैसे कि फेरस सल्फेट जो होता है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं वाटर छुपा होता है दोस्तों, ठीक है, यानी Fe, यहाँ पे ध्यान देखिए FeSO4.7H2O, यानी एक FeSO4 के केमिकल कंपाउंड में .7 यानी इनटू में 7H2O मॉलिक्यूल छुपा होता है। यानी जब अगर एक फेरस सल्फेट के कंपाउंड को आप हीट कीजिएगा तो इतना जो हाइड्रोजन है ना, ये वेपर्स के रूप में उड़ जाएगा, क्योंकि ये इसमें प्रेजेंट होता है। तो एज ए ये जो डॉट का जितना भी ये जो मामला ना, इसको हम लोग चैप्टर 4 में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो जो .7H2O जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ये हीटेड हो जाता है और ये उड़ जाता है, जिस जल्दी से कलर चेंज हो जाता है कि इसका व्हाइट कलर हो जाता है, ठीक है, और वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही, है ना। तो ये हो गया एज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे कि आप देखिए लाइमस्टोन हम लोग यूज़ किए हैं दोस्तों, देखिए एक लाइमस्टोन यूज़ किए हैं। तो देखिए ये जो लाइमस्टोन में हमने हीट दिया और ये क्या बनाया, CaO+CO2, है ना। इसका हमने एक नाम था, जनरल नाम क्या था दोस्तों? क्विक लाइम, इसको याद रखिएगा, है ना। तो देखिए इससे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद है? उस रिएक्शन हमने पढ़ा था एक वैसा रिएक्शन जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होता हो, यानी एक वैसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता हो, हीट अपने से उत्पन्न होता हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं? उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसी तरीके से, है ना, और एक वैसा रिएक्शन ना जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता हो, यानी हीट से लेता हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि ये CO3 था, ये हीट लिया, है ना, ये देखिए जैसे कि FeSO4 था, ये हीट लिया, है ना, इसने हीट क्या किया, हीट लिया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। जिसमें हीट प्रोड्यूस होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो हीट लेगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। इसमें इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी कोई एक्टिविटी है। देखिए आपको 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है, 2 ग्राम आपको लेड नाइट्रेट लेना है, और उस लेड नाइट्रेट को आपको हीट करना है। जैसे कि यहाँ पे हीट किया हुआ है, तो जैसे आप इसे हीट करेंगे ना, तो ये लेड नाइट्रेट हीट होने के बाद PbO यानी लेड ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? लेड ऑक्साइड बनाएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, और O2 बनाएगा। तो यानी जब इस लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो इसमें से ना ब्राउन कलर का फ्यूम्स, ब्राउन कलर का धुआं उड़ा, है ना, ये। और ये धुआं जो फ्यूम्स था, ये क्या था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
तो कहने के बाद जब लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो ये पीबीओ बनाया, यानी पीबीओ यानी लेड नाइट्रेट का राख, है ना, ये राख बच गया और ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स, ब्राउन कलर का धुआं उड़ा और ये ऑक्सीजन तो ये कलरलेस होता है, ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, और बचा क्या, ये लेड नाइट्रेट ऑक्साइड बचा। हमने इसमें अलग से हीट दिया, तो जब अलग से हम हीट देते हैं इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट है ये टूट के नए नए सिंपल वंस में टूट गया, तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ और यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल दिए हुए, एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको आपको करना है। आपको करना क्या है ना कि आपको 2 ग्रेफाइट का रॉड लेना है और 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। तो एक टेस्ट ट्यूब में ना पानी पूरा भर के आप लोग को ग्रेफाइट का रॉड डाल देना है और इसमें रबर का कॉर्क लगा देना है, रबर स्टॉपर, रबर का कॉर्क, जिस चलते क्या होगा, पानी निकल नहीं पाएगा, ठीक है। और इस ग्रेफाइट रॉड से ना आपको 2 वायर लेना है, कैथोड और एनोड, ठीक है। तो ये 2 आपको लेना है, ठीक है। कैथोड हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज, एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज, ये याद रखिएगा। और आपको 6 वाट के बैटरी में इसको जोड़ देना, ठीक है। अब स्विच ऑन कर देना। तो जैसे ही आप इसे आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और बिजली पास करेंगे, तो ये जो वाटर का जो पार्टिकल्स है क्या करेगा, बबल्स के रूप में उड़ने लगेगा, है ना। यानी जो H2O था वो टूट के बन गया H2+O2 में, ठीक है। किसमें टूट गया, H2 में और O2 में। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो यानी तो वाटर जो था वो टूट गया, यानी एक रिएक्टेंट से क्या आएगा, सिंपल वंस में टूट गया, यानी ये इस तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, मैंने क्या बताया, जब हम लोग इलेक्ट्रिक की हेल्प से डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं और वाटर में करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं। यानी वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कौन सा रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक है दोस्तों। अब समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे गौर दीजिएगा, जैसे कि H2O की हम लोग बात करते हैं ना दोस्तों, H2O की बात करते हैं, H2O की, तो वाटर में कौन सा एलिमेंट ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ ना, तो वाटर तो टूट गया, तो उसमें दोनों तो गैस है, तो दोनों गैस बना। और वाटर में पहले से H2 की मॉलिक्यूल ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों टेस्ट ट्यूब में से ना कुछ गैसेस प्रोड्यूस हो गए, देखिए इसमें भी गैस प्रोड्यूस हुआ है, इसमें भी गैस प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो जब H2O में H2O ज्यादा है तो H2O ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में ध्यान दीजिए, किसमें गैस ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, इसमें। तो जिसमें ज्यादा गैस प्रोड्यूस हुआ यानी वो हाइड्रोजन है, क्योंकि वो ज्यादा है वाटर में, और जो कम प्रोड्यूस हुआ ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें कम है। अगर सपोज कीजिए अगर ऑक्सीजन 4 ग्राम होगा ना, तो इसका दुगना होगा हाइड्रोजन। अगर ये 4 ग्राम में होगा तो ये 8 ग्राम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रोलाइसिस में करते हैं, जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका दुगना क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये किए एग्जाम्पल हो गए। एक दूसरा आपका यहाँ पे एक है एक्टिविटी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आपको एक प्लेट लेना है, ये प्लेट को हम लोग चाइना डिश कहते हैं, ठीक है। इस चाइना डिश में ना आपको डाल देना है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट, ठीक है, इसका कलर व्हाइट होता है, इसका कलर व्हाइट होता है, ठीक है। अब देख सकते आपको क्या करना है ना, इस सिल्वर क्लोराइड को जो हमने चाइना डिश में रखा, एक प्लेट में रखा है, इसको ना सनलाइट के पास रखिए। जैसे हम लोग सनलाइट के पास रखेंगे ना, कुछ देर बाद इसका कलर क्या होता है, ग्रे कलर का हो जाएगा। यानी ये सिल्वर क्लोराइड एज ए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो गया, यानी सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन अलग हो गया और सिल्वर अलग हो गया, ठीक है। तो ये भी तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ कि नहीं, एक रिएक्टेंट टूट गया, है ना। तो ये हो गया एक रिएक्शन, इसको याद रख कर देख लीजिएगा। उसके बाद एक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, है ना, उसके बाद देखिए कि एक ऐसा रिएक्शन है ना, जैसे कि एक ये है AgBr, एक और है सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसमें जब हम लोग सनलाइट दिए तो ये भी किस में टूट गया, Ag में और ब्रोमीन में, है ना। तो ये हो गया, तो ये भी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो सुनिए ध्यान से, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में लिखा है, वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी।
किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, जैसे हीट एक एनर्जी है आइदर, और वो हीट क्या हो सकता है, वो एनर्जी हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखिए आप ध्यान दीजिए, हमने अभी तक यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट वाला पढ़ा, हीट से होता है। दूसरा सनलाइट से हमने रिएक्शन पढ़ा है, 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस वाला था, है ना। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी अलग से जरूरत हो, है ना, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है तो वो कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर से यूज होता है उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के, तो वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं एक्टिविटी आपको करना है, जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना और 1 ग्राम आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना है। इसको मिक्स करना है ना, एक ग्लास रॉड में, और आपको टच करके देखना है कि कैसा हो जाएगा, क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि हमने इसमें अलग से मतलब ना इसमें हीट दिया होगा, और जैसे इसको रिएक्शन किया होगा ना, तो ये जो भी इसको मिक्स करने पे जो कंपाउंड बनेगा वो कोल्ड बनेगा, है ना, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करेगा नहीं, इसको हमने अलग से हीट दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया, और ये हीट ये जैसे अचानक से ठंडा हो जाता है, दोनों की रिएक्शन ठंडा हो जाता है, और ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कुछ इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं इस पार्ट में। ये पार्ट 2 जो है, एक क्वेश्चन है, ए सोल्यूशन सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग बनाने के लिए, वाइट वॉशिंग करने के लिए ऐसा कौन सा सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, मैंने अभी डिस्कस किया था, इसको करते हैं हम लोग CaO को, जिसका नाम क्या है, क्यूकलाइन। ठीक है ना। तो ये हम लोग क्यूकलाइन को ऐसे इस्तेमाल करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला CaO। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaO। ठीक है, अब दूसरा है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए अबव इन वाटर। तो कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है ना आपको इस रिएक्शन में ना कि इस रिएक्शन को एज ए वाटर में जब डालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए CaO रिएक्ट किया H2O के साथ, ठीक है, और ये बनाया CaOH होल ट्वाइस। तो क्या बनाया, CaOH होल ट्वाइस। अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो देखिए कार्बन कितना, कैल्शियम कितना है, 1 है, हाइड्रोक्साइड कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे जोड़ देंगे 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, है ना, हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 जोड़ दो, और यहाँ पे 2 जोड़, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये हो गया एज ए कौन सा रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटीज 1.7 है दोस्तों। ठीक है, मीट गया 1.7 डबल अमाउंट ऑफ कलेक्टेड अदर। देखिए कह रहा है ना कि जो 1.7 जो एक्टिविटी हुआ है, तो इस एक्टिविटी में एक टेस्ट ट्यूब में ना एक गैस ज़्यादा, एक टेस्ट ट्यूब में कम है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में गैस ज़्यादा है वो कौन सा गैस है, वो गैस हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हमें पता वाटर में हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो गैस कौन सा, हाइड्रोजन है। तो आज की वीडियो बस इतने हैं दोस्तों, हम 2 रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपका डाउट्स को मैं कमेंट में चाहे नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।